अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद माई चैनल अब्रिश नॉर्वेस्टा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम क्योंकि ऑर्गेनेलिस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस जो हमने ऑर्गेनेलिस डिस्कस की थी वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थी। अब जो हम अदर ऑर्गेनेल डिस्कस करने लगे हैं वो है राइबोसोम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। राइबोसोम का अगर हम सबसे पहले अपीयरेंस की तरफ चले तो राइबोसोम जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे नज़र आते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, मतलब दानेदार हमें नज़र आते हैं ये। इसके अलावा ये राइबोसोम्स वो पार्टिकल्स हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आपने प्रीवियस मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स के गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि उनको कवर अप करके रखती हैं, लेकिन राइबोसोम्स वो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस पार्टिकल्स होते हैं। और राइबोसोम्स को हम ऑर्गेनेली भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि राइबोसोम्स बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने इनको ऑर्गेनेली नहीं बल्कि पार्टिकल्स बोला है। तो अपीयरेंस वाइज टाइनी होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं एंड नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स होते हैं ये। डिस्कवरी अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था पैलेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1955 में इसको राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। अब इसकी पोजीशन वहाँ पर होती है सेल के अंदर, तो सेल के सबसे सेंटर पॉइंट होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक और जो है डार्क कलर का पार्टिकल होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। तो पोजीशन इनकी जो है वो बेसिक न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड न्यूक्लियोलस होती है। अब अगर हम कंपोजिशन की तरफ चलते हैं तो कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले जो है इसके अंदर प्रोटीन होती है, क्योंकि हम इसको राइबोसोम्स को प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री कहते हैं सेल की। तो क्योंकि तमाम जितने भी एंजाइम्स होते हैं और तमाम ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती हैं, तो प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा मिकदार सेल को ज़रूरत होती है। तो राइबोसोम बेसिकली वो फैक्ट्री हैं जो कि प्रोटीन को बनाती हैं। इसके अलावा क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर आरएनए होते हैं, इसको हमने राइबोसोमल आरएनए कह दिया क्योंकि आरएनए जो होता है वो मिलकर न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या बनाता है, प्रोटीन को बिल्ड करता है। तो इसलिए हमने इसको कहा कि प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलकर जो है वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। कलेक्टिवली हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, यानी कि राइबोसोम्स के अंदर जो बेसिक नाम है उसे हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि राइबो न्यूक्लियो, राइबो का मतलब राइबोसोम्स, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। तो जब भी किसी भी सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले डीएनए डिवाइड करता है इनटू आरएनए, आरएनए से जो है वो ट्रांसलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो हमने कहा कि कंपोजिशन में प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, यानी कि वो डीएनए या आरएनए की प्रोटीन होती है। अब अगर हम राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली पार्टिकल्स हैं, जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंजाइंट हुए हुए हैं लाइक अ सैंडविच, ठीक है। तो ये जो इसका बड़ा वाला पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लार्ज सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट जो है वो उसकी जो मेजरमेंट है यानी वो कितनी होती है, 60S होती है। उसके बाद एक और इसके साथ यूनिट अटैच होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। तो स्मॉल सब यूनिट की मेजरमेंट कितनी होती है, 40S होती है। अब यहाँ पर 60S या 40S का क्या मतलब है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, क्योंकि साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसकी मेजरमेंट को डिस्कवर किया था। तो उस बिहाफ पर इनके यूनिट्स को हम क्या कह देते हैं, 40S या 60S कह देते हैं। अब अगर हम देखें तो फर्दर इसकी जो अगर डेप्थ में मजीद माइक्रोस्कोपिक अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखेंगे पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल कम्प्लेक्स हैं, कम्प्लेक्सेस जो है वो अटैच होते हैं दो पार्टिकल्स, ठीक है। तो लार्जर सब पार्टिकल होता है जिसको हमने 40S कह दिया, उसके बाद स्मॉलर सब पार्टिकल होता है जिसको हमने क्या बोल दिया, 40S कह दिया। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होगी, ये चेन नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। किसकी चेन होती है, ये अमाइनो एसिड की चेन होती है। अमाइनो एसिड जब इस स्ट्रैंड के साथ जुड़ते हैं, वन बाय वन जुड़ते जाते हैं, तो क्या बन जाता है, आरएनए जो है वो बनता है विद प्रोटीन, ठीक है। तो जैसे ही ये अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे इस आरएनए के स्ट्रैंड के साथ तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती जाएगी, ठीक है। तो ये आरएनए जो होता है इसके ऊपर क्या चीज़ जुड़ती है, ये अमाइनो एसिड होते हैं, जहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं आपको पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये वन बाय वन यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं।
क्योंकि सबसे पहले जो डीएनए है जैसे ही ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसक्राइब मतलब डिवीजन उसकी स्टार्ट होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो मूव ऑन होता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और कहाँ पर चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होते हैं उनके पास आ जाता है। तो ये राइबोसोम हमने दिखाए हैं, तो वो स्ट्रैंड जो है वो राइबोसोम के पास आ जाता है ताकि इसके ऊपर क्या चीज़ अटैच हो, इसके ऊपर अमीनो एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड अटैच हो, तो जिससे क्या बन जाता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो इसको बनाता जाता है। तो देन क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स या डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स जो बन जाते हैं। यहाँ पर फर्दर अगर हम इसको डिटेल से देखें तो ये 2 यूनिट्स आपको मैंने राइबोसोम के दिखाए हैं। एक को हमने कहा लार्ज सब यूनिट LS और एक को हमने कहा SS यानी कि स्मॉल सब यूनिट कह दिया। तो ये जो है वो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ऐसे जो है ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर नजर आ रहा है, मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ये दोनों यूनिट अटैच होते जाते हैं और इसी तरह जैसे जैसे ये अटैच होते हैं तो इनके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड चेन भी बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे ये स्ट्रैंड आगे मूव ऑन होता है ये चेन्स भी इसके साथ लगती हैं और कंप्लीट जो है वो ये एक प्रोटीन की ट्रांसलेशन हो जाती है। तो इस पूरे स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम जिनके ऊपर अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर से हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम। पॉली कहते हैं मैनी और सोम इन राइबोसोम्स। तो मैनी राइबोसोम जब एक चेन के ऊपर अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कह देते हैं। तो ये था हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स और फंक्शन की तरफ। जी, तो अब हमारी टाइप्स आ जाती हैं कि राइबोसोम की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पाए जाते हैं। क्योंकि राइबोसोम्स को हमने कहा कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, तो ओबियसली अगर एक सिंगल सेल होगा जो कि जिनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं या मल्टी सेल यानी यूकैरियोट होगा, तो सबको अपनी प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन पहले देखते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक राइबोसोम का। यूकैरियोटिक राइबोसोम लार्ज होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं और उनकी जो मेजरमेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, ATS मेजरमेंट की होती है। तो ये 2 सब यूनिट हमने कहा कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के मिलने से बनते हैं। तो इनकी कितनी कितनी जो है वो क्वांटिटी ऐड होती है, 60S एंड 40S मिलकर जो है वो 80S बना देते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 60S एंड 40S जो है वो कलेक्टर अगर हम इसको करें तो वो 100 बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन है, 80S मेंशन है। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देखते हैं, जैसा कि आपको ये एक मार्कर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्कर के हम ये 2 पार्टिकल्स जो हैं इसको हम दोनों को अलग अलग करें तो एक हमने कहा कि लार्जर सब यूनिट जिसको हमने कहा है 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट जो कि हमारे पास 40S है। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, कंबाइन होंगे, तो अटैच होने से इनका कुछ मैस या कुछ क्वांटिटी एक दूसरे में मिल जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। उस सबमर्ज के नतीजे में क्या होगा कि इसका जो कलेक्टिव 40S एंड 60S कम होगा, कितना आ जाएगा, 80S पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेपरेट हम देखें तो सेपरेट ये 60S एंड 40S बनेगा, लेकिन जैसे हम इसको कंबाइन करेंगे इस दोनों यूनिट को राइबोसोम के, तो ये कंबाइन होकर थोड़ा सा मैस जो है एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा, उसके नतीजे में मैस थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा, 80S। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, 80S जो है वो यूनिट कहते हैं। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात हो रही है। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को देखें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक की निस्बत स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनकी जो मेजरमेंट होती है वो 70S होती है। तो ये भी जाहिर है 2 सब यूनिट के मिलने से बने हैं। एक को कहते हैं 50S जो कि लार्ज सब यूनिट है और दूसरा 30S जो कि स्मॉल सब यूनिट है। ये भी बिल्कुल 450 एंड 30 80 सब यूनिट बनते हैं। लेकिन जैसे ही 50 एंड 30 जो है वो कंबाइन होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे 2 यूनिट, तो मिलकर इनकी क्वान्टिटी कितनी बन जाएगी, 70S। पीछे हमने कहा कि ये जो S है ये स्वेटबर्ग यूनिट है, क्योंकि स्वेटबर्ग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। स्वेटबर्ग ने एक टेक्निक हमें बताई थी जिसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहते हैं। जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली ऐसी एक मशीन है जिसके अंदर कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स हो जो हम सेल से ले सकते हों, उनके हम आपस में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि जिनके मिलने से वो बना होता है उसको हम आपस में सेपरेट कर लेते हैं, जैसा कि राइबोसोम है। तो राइबोसोम्स को हमने क्या कहा, जैसे ही राइबोसोम को हम उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं और उसको बहुत स्पीड पे मूव करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम मूव करवाते हैं तो ये राइबोसोम्स जो कि कंबाइन था, ठीक है, अगर ये यूकैरियोटिक हुआ तो वो 80S का होगा और अगर ये प्रोकैरियोट हुआ तो वो 70S होगा। जैसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसको डालेंगे तो क्या होगा, मूव करने की वजह से इसके दोनों पार्टिकल्स आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये लार्ज पार्टिकल्स होगा सब यूनिट एंड ये स्मॉलर सब यूनिट होगा। तो ये दोनों पार्टिकल्स क्योंकि अपनी डेंसिटी के बिहार पर मूव ऑन करेंगे, डेंसिटी मतलब वजन जो उनका होता है, तो जाहिर है जो
स्मॉलर सब यूनिट होगा उसकी डेंसिटी लाइटर होगी, तो ये किसी भी वो सोल्यूशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जबकि जो लार्जेस्ट सब यूनिट होगा इसकी डेंसिटी हैवी होगी तो ये नीचे मूव ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है इसको क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट हम इसे कहते हैं। अब अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम अटैच भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। अटैच्ड कहाँ पर होते हैं? अटैच्ड राइबोसोम होते हैं अगर हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है पैकिंग करना, जो भी मटीरियल जो है वो सेल के न्यूक्लियस से बाहर आता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं? अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, जिसको हमने क्या कह दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया। और कुछ राइबोसोम फ्री भी होते हैं। फ्री जो है वो कहाँ पर होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फिर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास होते हैं यूकैरियोट में उनसे बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं वो भी 70S है। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर होता है उसके अंदर भी जो राइबोसोम होते हैं वो भी कितने होते हैं? 70S। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इन दोनों के राइबोसोम सिमिलर होते हैं किससे? प्रोकैरियोट से, क्योंकि इनके बारे में एक हाइपोथेसिस है जिसे हम सिम्बियोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं या एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये था कि पहले जो है जब अभी सेल्स की डिस्कवरीज चल रही थी या अभी लाइफ जो है वो फॉर्म हो रही थी, तब एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। उस इनगल्फ के नतीजे में यानी कि एक बैक्टीरिया जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसने इनगल्फ कर लिया क्लोरोप्लास्ट को, जो कि प्रेजेंट फॉर्म इसकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों बैक्टीरियाज थे, ठीक है। तो इस वजह से इन बैक्टीरियाज ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। तो अब प्रेजेंट जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो किस फॉर्म में मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में मौजूद है। तो जब हमने इनके राइबोसोम को चेक किया तो ये बिल्कुल राइबोसोम प्रोकैरियोट जैसे थे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम है वो सिमिलर है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनेलिज या ऐसे जो है वो ऑर्गन्स जो बॉडी के जिनको ज़्यादा जो है वो प्रोटीन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके अंदर राइबोसोम्स भी किस तरह होंगे? ज़्यादा मिकदार में होंगे। जैसे कि पेंक्रियाज सेल हैं, ठीक है। तो पेंक्रियाज जो है वो लीवर के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइजेस्टिव इंजाइम से क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा कि ऑल इंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जाहिर है जिस भी ऑर्गन को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगी तो उसमें राइबोसोम भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, मोर राइबोसोम उसके अंदर होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स किसको फॉर्म करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल मेमेलियन राइबोसोम्स जो होते हैं यानी कि मैमल्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया में वो कितने होते हैं? वो 55S होते हैं। ये एक जनरलाइज्ड यूकैरियोटिक की बताई है कि उसके अंदर राइबोसोम 80S होते हैं, प्रोकैरियोट में 70S ही होते हैं, और जो मैमल्स के राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो कितने होते हैं? 55S होते हैं। इस तरह डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स की मिकदार जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ राइबोसोम्स के। तो राइबोसोम्स का सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन को तैयार करना किसका काम होता है? राइबोसोम का काम होता है। विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से ये प्रोटीन तैयार करता है? सबसे पहले मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA का मतलब होता है मैसेज लेना। तो मैसेज ये कहाँ से लेता है? तो हमने कहा कि DNA जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर DNA की जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है तो DNA किस में कन्वर्ट हो जाता है? RNA के सिंगल स्ट्रैंड में, यानी कि DNA मैसेज करता है, किस फॉर्म में मैसेज अपना कन्वे करता है? मैसेंजर RNA की फॉर्म में ये मैसेज दे देता है, ठीक है। अब ये मैसेंजर RNA न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो कहाँ पर चला जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पर ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर जाके ये राइबोसोम्स के पास चला जाता है। तो राइबोसोम्स के पास जो RNA अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? राइबोसोमल RNA कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उस राइबोसोम के स्ट्रैंड के ऊपर जो है हमने कहा तो मैसेंजर RNA का जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड के अमाइनो एसिड जो होते हैं वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड को लाने वाला कौन होता है? ट्रांसफर राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो ट्रांसफर राइबोसोमल RNA जो होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड्स को मैसेंजर RNA के साथ अटैच करता है। तो ये बेसिकली इसका काम जो है ये 3 राइबोसोम्स के साथ मिलकर यही प्रोटीन को बनाता है। पहले मैसेंजर RNA, ठीक है, जो कि मैसेज लेके आता है DNA से, देन ये राइबोसोम के पास आ जाता है जिसे हम राइबोसोमल RNA कह देते हैं। देन ये ट्रांसफर RNA के पास आ जाता है जहाँ पर इसके साथ न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। तो इस तरह DNA से RNA बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि RNA से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इस तरह जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये था ऑल अबाउट लेक्चर राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स के बारे में हमने सारा जो है वो देखा कि वो किस तरह के अपीयरेंस उनकी होती है, उनकी
टाइप्स क्या क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम्स ऑर्गन्स में किस तरह पाए जाते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या है। होप्स हो कि आपने ये सारा लेक्चर अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मज़ीद लेक्चर जो है वो उन तक पहुँचने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर जो है वो कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड जो है वीडियोज़ की मिलती रहें। टिल देन विद अनदर टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।